वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब इस हिस्से में बात होने जा रही है नसरुल्लाह की मौत पर भारत में हो रहे हाय तौबा की। जी हां, भारत में वाकई में हाय तौबा हो रही है। नसरुल्लाह मारा गया, कहीं दूर मारा गया, उसे इजराइल ने मार गिराया। भारत को क्या मतलब है और भारत के मुसलमान को इससे क्या लेना देना है? लेकिन फिर भी बडगाम में प्रोटेस्ट हो रहा है। और हमारे यहाँ के सियासतदान महबूबा मुफ्ती को ले लीजिए, उनकी एक पोस्ट आपके सामने रखती हूँ। वो क्या कहती है कि नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ, वो तो इसे हत्या मान रही हैं, इसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और प्रोटेस्ट दर्ज करते कह रही है कि मैं अपना जितना भी कार्यक्रम था, मार्टिर वो तो शहीद कह रही हैं, जरा इसे रोक के दिखाइए तो। कैंसलिंग माई कैंपेन टुमारो इन सॉलिडारिटी विद द मार्टिर ऑफ लेबनान एंड गाजा। हसन नसरुल्लाह, स्पेशली हसन नसरुल्लाह उनका नाम ले रही है, उन्हें शहीद का दर्जा दे रही हैं। अब बताइए, महबूबा मुफ्ती अपना कैंपेन रोक दे रही हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें जिसे कहते हैं ना इन्वर्टेड कॉमर्स में शहीद हसन नसरुल्लाह के लिए खड़े होना है। उमर अब्दुल्ला साहब का बयान सुने, वो तो ये कह रहे हैं कि भारत के हुक्मरानों को इस पर इजराइल को कड़ी सलाह देनी चाहिए या तल्ख तेवर दिखाए जाने चाहिए। कविंद्र गुप्ता हालांकि वो अलग स्टैंड रख रहे हैं। एक एक करके मैं पहले सबका रिएक्शन आपको सुना देती हूँ, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहां पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। हिजबुल्लाह के जो कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंसानियत के नाते जो बात करनी वही सही है। जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। हर्षवर्धन जी, आपने रिएक्शन सुन लिया। बीजेपी का स्टैंड तो बड़ा ही क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। महबूबा मुफ्ती इतनी आहत हो रही हैं, उमर अब्दुल्ला इतने आहत हो रहे हैं, और तो और लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में शिया समुदाय के मुसलमान सड़कों पर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नसरुल्लाह को कैसे मार गिराया गया। मुझे तो उम्मीद थी कि कश्मीर घाटी के मुसलमान इस वक्त खुश होंगे कि उनको लोकतंत्र, जमहूरियत में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। चुनाव हो रहे हैं, जिस बात के लिए वो बार बार कहते थे कि 370 हटने के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुए, अभी तक चुनाव नहीं हुए। 5 अगस्त 2019 से ये सितंबर का महीना आ गया और नसरुल्लाह से या जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, लेबनान का जो एक एक्सट्रीमिस्ट कह लीजिए, आतंकवादी कह लीजिए, खूंखार कह लीजिए, कट्टर कह लीजिए, रेडिकल इस्लामिस्ट कह लीजिए, जिस नाम से भी बुलाना चाहें। महबूबा मुफ्ती ने शहीद कह रही हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। तो शहादत जैसी चीज हम जब हम शहीद कहते हैं तो किसके लिए शहीद हो रहा है? और यही वो चीज है जिसको लेकर बार बार हम जब चर्चा करते हैं और कोई कह देता है कि पाकिस्तान चले जाओ, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले और ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो सबको पाकिस्तान भेजते रहते हैं। लेकिन भैया यहाँ तो पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान तो चलो ठीक है, पैसा कौड़ी लगा के आदमी भेज देगा। वहाँ तो जहाँ एयर स्पेस बंद है, लेबनान जाने के लिए महबूबा मुफ्ती को भेजना चाहिए। तो मेरी तो मतलब अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा महबूबा जी को एयर ड्रॉप किया जाए लेबनान, शहीदों के साथ वहां जाके मातम मनाए ना। यहां क्यों मना रही? यहां के नौजवानों को फिर से भड़काकर क्यों वो उनका जीवन तबाह कर देना चाह रही? और इसका दूसरा पहलू है, जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने इस तरह के प्रदर्शन को इजाजत कैसे दे दी? ये कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं है। वहां नारे लग रहे हैं, धार्मिक उन्मादी नारे लग रहे हैं।
बच्चों के हाथ में जो पोस्टर हैं उस पर ऐसे नारे हैं जो खतरनाक है, जो किसी भी कम उम्र के बच्चे के दिमाग पर चिपकेंगे तो उसके मनः मस्तिष्क में हमेशा के लिए वो कुछ ठहर जाएगा। जो AK-47 AK-56 के पोस्टर के साथ जो नारे लिखे हुए हैं वो खतरनाक हैं। यहीं से देश के खिलाफ जो एक बुनियाद पैदा होती है वो बनती है। क्यों इसको इजाजत दी गई? तो पहला तो ये महबूबा जैसे लोगों को लेबनान ड्रॉप करने का कुछ इंतजाम हो, गाजा पट्टी या लेबनान जहां भी ठीक जगह हो उनको भेज दिया जाए। और यहां जो लोग हैं इनको प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए थी। अब जो हो गया तो हो गया। इसके बाद इस पे साफ साफ रोका जाना चाहिए देश भर में, सिर्फ कश्मीर में नहीं, देश के किसी भी हिस्से के मुसलमान को अगर कोई वजह हो तो समझ में आता है। अगर लेबनान और इजराइल के बीच में जो हो रहा है उस युद्ध में एक आतंकवादी मारा गया है तो उसके साथ आप भला कैसे खड़े हो सकते हैं? और मुझे तो उम्मीद है, योगी जी से तो विशेष उम्मीद है कि वो कम से कम ऐसे प्रदर्शनों को अब आगे पूरी तरह से होने के लिए रोके। मैं इसे थोड़ा और बड़े फलक पर ले जाना चाहती हूँ विजय जी। ये चलिए, मुसलमानों का एक पूरा गुट ऐसा है जो इजराइल के खिलाफ हमेशा से खड़ा रहा है। अब वो इजराइल नसरल्ला को मार गिराए या हमास चीफ को मार गिराए, वो हमेशा इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होगा। लेकिन इससे भारत के मुसलमानों को फायदा क्या हो रहा है? या फिर ये एक वो कहानी है जो ईरान ने शुरू की है और ईरान चाहता है कि वो मुसलमानों में रहनुमा के तौर पर दिखाई दे, और वो फिर चाहे पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे भारत का मुसलमान हो, चाहे वो यमन का हो, कहीं का हो। बिल्कुल ठीक बात है कि ईरान जो है वो उसी तरह की अपनी पॉलिटिक्स या जो काम है उसका वो इसी तरह से करना चाहता है कि जो दुनिया भर के उसका इकोसिस्टम क्या भारत में काम कर रहा है? ईरान करता ही है, इसमें कोई नई बात थोड़ी। आज नसरुल्लाह के होने से हो रहा है ऐसा तो है नहीं, बहुत मौके आते हैं जब ऐसा होता है। मैं दूसरी बात पर जाना चाहता हूँ। ये तो कर रहे हैं जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी, और महबूबा जी जो कर रही हैं उनकी अपनी ज़रूरत होगी, राजनीतिक ज़रूरत है कि किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ, जो हर्ष जी ने जो बात की ना उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि भारत सरकार का या हमारी सरकारों का क्या रुख है नसरुल्लाह को लेकर। क्या वो उसको आतंकवादी मानते हैं कि नहीं मानते, रेडिकल मानते हैं कि नहीं मानते? अगर वो मानते हैं तो फिर इस तरह के प्रदर्शन की इजाज़त जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में क्यों दी जा रही है? ये मुस्लिम प्रेम की बात नहीं है। क्या आप इस तरह से एक रेडिकल लीडरशिप को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या क्या बात है? इस पर भी होना चाहिए, क्योंकि जम्मू, हमने परसों भी चर्चा की थी, कल भी चर्चा की थी कि जम्मू में भी कश्मीर में भी जिस तरह प्रदर्शन हुए और लखनऊ में हो रहे हैं या कहीं और हो रहे हैं, सुल्तानपुर में हो रहे हैं, तो इस पर सरकार को भी रुख अपना साफ करना चाहिए कि वो इस पर कैसे देख रही है। अगर वो उनको एक टेररिस्ट के तौर पर देख रही है तो फिर क्या आप टेररिस्ट के समर्थन में प्रदर्शन को इजाज़त देंगे? नहीं देना चाहिए, है ना? तो दोनों तरह की बातें हैं कि किस तरह से किया जाए। और जैसे कविंद्र गुप्ता साहब हैं, अब वो नसरुल्लाह को हर दिन बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जोड़ने का कोई मसला नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों चीजों को हर दिन जोड़कर आप यदि मुसलमानों पर एक टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। उसी का नतीजा होता है कि इस तरह की बातें होती है। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ सारे लोग खड़े हो नहीं खड़े हो वो अलग इशू है, और वो तो इशू ही अलग है, उसको और इस इशू को जोड़ने का कोई मायने नहीं है। नहीं, कोई इंटरनेशनल स्टेटमेंट में वही ढूंढ रही हूँ, अभी तक तो भारत के विदेश मंत्रालय से ऐसा तो कोई स्टेटमेंट है। हाँ, तो अगर नहीं है तो फिर यदि महबूबा जी कह रही है तो फिर उसमें क्या आपत्ति है? आप बताइए मुझे। ये तो आप तय कर रही हैं या मैं तय कर रहा हूं कि वो रेडिकल है? भाई भारत सरकार का रुख क्या है ये भी तो साफ होना चाहिए ना, बातों को साफ साफ तरीके से रखना चाहिए। महबूबा को गाली देने में तो कुछ जाता नहीं है ना। मुझे बता दीजिए कि भारत सरकार का रुख क्या है इस पर, और अगर वो ऐसा मानते हैं तो फिर उन सबको बंद करके करिए बात। अगर नहीं है तो महबूबा मुफ्ती को क्यों आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं? अवधेश जी, आप सहमत हैं विजय जी की बात से? विजय जी तो ठीक है, अपना किसी चीज को मोड़ करके ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करना। आजकल तो जो है हमारे दुनिया भर में मुसलमान ही एक टारगेट कर रहे हैं, एक दूसरे को भी कर रहे हैं, दुनिया को कर रहे हैं। दुनिया उनके टारगेट है, भारत भी उनके टारगेट पर है, तो उसमें किसी को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने प्रश्न उठाया कि वैसे ही जब वह हिंदू मारे जा रहे थे तो उसमें भी उतर जाते तो अच्छा होता, तो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा ही जाना चाहिए कि आपको। और उतना ही नहीं,
और भी मुसलमान जब मारे जाते हैं दुनिया के अलग अलग स्तरों पर, तब इनको दिखाई नहीं देता है कि कहां क्या हो रहा है। लेकिन हमस का चीफ मारा जाएगा, अगर वो हिजबुल्लाह का चीफ मारा जा रहा है, तब इनको दिखाई देता है। पहले देखिए, दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे पाक स्थान सऊदी अरब है। एक प्रदर्शन सऊदी अरब में नहीं है, वो चुप बैठा है। लेबनान में एक आदमी सड़क पर नहीं है, डर के मारे घर में छिपे हुए हैं कि निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ईरान के धार्मिक नेता अली खमेनी, जिन्होंने न जाने कितनी बार, उनके पहले जो खुमैनी साहब थे, उन्होंने कहा ये तो शैतान की भूमि है, इसने तो बिल्कुल ये अरब भूमि को जो है नापाक किया है, उसको तो नामो निशान मिटाना है। और उन्होंने हिजबुल्लाह को पैदा किया, उधर हूती को पैदा किया, सब कुछ किया। वो भले ही कि हिजबुल्लाह का, इसका नसरुल्लाह का अंत नहीं है युद्ध का, लेकिन कहां छिपे हुए हैं ये पता नहीं है। वहां का जो पड़ोसी है मिस्र, एक प्रदर्शन नहीं है। जॉर्डन में एक प्रदर्शन नहीं है। तो यही तो कह रहा हूं कि ये भारत के मुसलमानों को, जब वहां इजराइल को इतने दिनों से वो गुरिल्ला यार में फंसा रहा है, 2 लाख के करीब मिसाइल्स जो है एक नॉन स्टेट एक्टर के पास, आखिर हिजबुल्लाह है क्या? विजय जी पूछ रहे हैं। भारत सरकार का स्पष्ट मत है कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है। वो पहले से हमारी पॉलिसी में घोषित है, हर बार उस पर बयान देने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी भारत ने हिजबुल्लाह को कोई स्टेट एक्टर नहीं माना है, स्टेट एक्टर नहीं माना है। और नसरुल्लाह तो घोषित आतंकवादी है, अनेक देशों ने कहा है, अरब लीग ने उसको कह दिया था, मैंने उस हिजबुल्लाह संगठन को आतंकवादी घोषित किया हुआ है। तो अगर ईरान जानबूझ करके एक नॉन स्टेट एक्टर को खड़ा करके उसको आधा स्टेट एक्टर आधा नॉन स्टेट एक्टर में बताता है, उसको सारे बम देते हैं, रॉकेट देता है, सब कुछ दे रहा है, उसको खड़ा कर रहा है, तो इजराइल ने तो कहा ही है कि भैया हम तो जान रहे हैं कि ये मुखौटा है, मैं अपनी शक्ति इन पर ज्यादा खर्च करने वाला नहीं हूं, मैं उस शक्ति को बचा करके रखे हुए हूं, सामने आ जाओ जब तुम कहते हो कि हमको। अच्छा, मुझे ये बताएं भारत के मुसलमान, जब हिजबुल्लाह बना ही था कि इजराइल को नष्ट करना है, वो बिना युद्ध किए हुए, खत्म किए नष्ट नहीं होगा। जब नसरुल्लाह का पूरी विचारधारा शिया इस्लाम के तहत जो है इजराइल की फतेह है इजराइल पर, और उस प्रकार से कर रहा है, तो क्या इजराइल कहे कि नहीं आओ फतह करो, हमको नष्ट कर दो, तुम जैसे करते हो करते रहो, कि इजराइल भी कुछ करेगा? 2006 में, सुनो, 2006 में बात इजराइल की तो है ही नहीं, वही कह रहा हूं ना, मैं ये कह रही हूं बात जो इजराइल की लड़ाई हिजबुल्लाह से है या उसमें ईरान का अपना स्टेक है, उससे भारत के मुसलमानों को क्या लेना देना है? वो क्यों आहत हुए पड़े हैं? तो यही तो सवाल है, ये तो उनको उत्तर देना है हमारे यहाँ। यही बता रहा है कि हम लोग मान के चलते हैं ना, ये मान के चलते हैं कि वर्ल्ड के लेवल पर इस्लाम जो है एक भाईचारे का पार्ट होता है, उनके अंदर कहा गया है। और वो अब बाबा साहब अम्बेडकर ने अच्छा कहा है, उनके लिए कोई संप्रभुता नहीं होती है, कोई स्टेट की सीमा रेखा नहीं होती है, कोई भूगोल नहीं होता है। मैं एक बात बता के देखिए, 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप करके उसके सुरक्षा परिषद ने वहां शांति स्थापना की थी। 34 दिन का युद्ध हुआ था, और उसमें था कि ये लोग भी हथियार डाले, वहां से उससे साउथ लेबनान के आसपास से सेना वहां से हटे, लेकिन वहां शांति सेना गई, कुछ नहीं करा सकी वहां से, और युद्ध विराम हिजबुल्लाह ने तोड़ दिया और बाकी चल रहा है। तो सारी जो शांति की बात कर रहे थे फारूक उमर अब्दुल्ला, क्या पता नहीं है कि वहां शांति स्थापना की सारी कोशिशें फेल है? मैं भारत की बात करती हूँ फिर से। अब भारत में अब देखिए किस तरीके से शांति की बात होती है और कितनी शांति आती है, ये कुछ मैं जहरीले बोल आपके सामने रखने जा रही हूँ, और इसमें दोनों तरफ के हैं, फिर चाहे वो नीतीश राणे हो, वो फिर या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद महबूब अली हो। अब महबूब अली क्या कह रहे हैं? अब प्रतिशत बढ़ रहा है। आप समझ ही गए होंगे क्या कह रहे हैं, किनका प्रतिशत बढ़ रहा है। अब आने वाले समय में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इसलिए, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस में भी नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए। आगे जो उन्होंने कहा वो आप सुनिए, और फिर नीतीश राणे क्या कहते हैं आप वो भी सुनिए। अब प्रतिशत बढ़ रहा है, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी,
सकुल्ला रुमाल, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह करके देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। मस्जिदून फतवे काय निघताय, एक दुसऱ्याला मांडी लावून बसून धमक्या काय देताय। ते गेले ते 15 मिनिट वाले हैदराबाद से तुम्हारे वो 2 भड़वों को और बताओ उनको, हम लोग खड़े इधर परतवाड़ा में, हम लोग खड़े आके इधर सामने खड़े रहो। 15 मिनिटाचं तो फार मागितलं रे, 5 मिनिटं दे, तुरले सगळे संपून टाकतो मी। दोनों बयान समीर जी आपने सुन लिए, शेर है सवा शेर है, दोनों आग लगाने का काम कर रहे हैं, मन भर कर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को बांट कर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, नीतीश राणे तो इकलौते हैं जो इस तरह का बयान देते हैं, बहुत लोग नहीं है। लेकिन आप अगर समाजवादी पार्टी के नेता का बयान देखेंगे और समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं का बयान देखेंगे तो समाजवादी पार्टी कि ज्यादातर नेता इसी तरह का बयान, भड़काऊ बयान देते हैं। वो कह रहे हैं कि हम जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, अरे नीतीश इसलिए बार बार कहा जा रहा है। गिरिराज सिंह को आप भूल गए? गिरिराज सिंह जी, ठीक है, गिरिराज सिंह का एक बयान देने का तरीका है, लेकिन वो इतना ज्यादा आक्रामक या इतना हिंसक बयान नहीं देते कि समाज के अंदर विभेदकारी माना जाए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है, देखिए उन्होंने क्या कहा, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी कुछ जनसंख्या बढ़ने दो, फिर हम लौट कर आ रहे हैं। मतलब क्या करोगे आप? जनसंख्या बढ़े आएगी तो आप हिंदुओं का कत्लेआम मचाओगे? आप ये कहना चाहते हो? जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ जाए, वो इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों 3 तलाक पर अगर सरकार कानून लेकर आती है तो इन्हीं समुदाय के खास लोगों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इनकी योजना है कि किसी भी तरीके से हम अभी भी इस ताकत में हैं। और ये तो ओबीसी भी कहते हैं, ओबीसी का भाई भी अब कहता है कि हमें भी अल्पसंख्यक मत मानो, हम जितने हैं उतने ही भारी पड़ सकते हैं अगर हम सड़क पर उतर गए तो। वो तो अक्सर कहता है, ओबीसी के भाई कह चुके थे कि पुलिस को 5 मिनट के हटा लो, फिर बता देते हैं कि हम लोग कौन हैं। तो इस तरह की मानसिकता के लोग, फर्क क्या रह गया? फिर फर्क क्या रह गया नीतीश राणे में या फिर जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं उनमें क्या फर्क रह गया? देखिए, फर्क बहुत है दोनों में, नीतीश राणे में और ओबीसी में बहुत फर्क है। नीतीश राणे कभी ऐसी बात नहीं करेंगे जो समाज और देश टूटने की बात आए, वो हिंदुस्तान की पहले बात करेंगे। और ये जो लोग बात कर रहे हैं, ये देश तोड़ने की, खास समुदाय को देश के अंदर वर्चस्व दिलवाने की बात कर रहे हैं। इन्हें हिंदुस्तान से और राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक मकसद है कि हमारा जो धार्मिक नेता है या जो हमारी जो धार्मिक आस्था है, बस हिंदुस्तान के अंदर उसे पूजा जाए और उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप न किया जाए। देखिए, मैं लिस्ट जो है बीजेपी नेताओं की भी लेकर आई हूं। हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं आप वो सुनिए। 600 मदरसे बंद कर चुके हैं और बाकी भी करेंगे। देश को डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं चाहिए। अरे डॉक्टर इंजीनियर तो चाहिए, लेकिन मुल्ला चाहिए नहीं चाहिए ये हेमंता क्यों तय करेंगे? आप सुनिए हेमंता बिस्वा शर्मा को। हमारे असम में आए थे, राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। हर्षवर्धन जी क्या कर रहे हैं सारे नेता मिलके? नहीं, देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान में तो मुझे कोई बहुत दिक्कत दिखती नहीं है। नीतीश राणे जो कह रहे हैं उस पर आप जरूर कह सकते हैं ये भड़काऊ बयान है और बिना किसी संकोच के
पुलिस को ऐसे बयानों पर कार्रवाई करनी चाहिए, राज्य सरकार को ऐसे बयानों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई 15 मिनट के लिए कह दे, 5 मिनट के लिए कह दे, तब तो फिर सब एक दूसरे से निपटेंगे और पुलिस प्रशासन, संविधान, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसमें मतलब मुझे कोई संकोच नहीं ये कहने में कि कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब होता क्या है, जब अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान बार बार गूंजता है, जब ओवैसी ब्रदर्स अभी भी इस तरह की बात करते हैं, तो वो खतरनाक हो जाता है। हिमंता विश्व शर्मा बहुत साफ साफ कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मदरसा खत्म करेंगे तो कोई, उनका जो कहने का अंदाज हो सकता है वो अलग हो, लेकिन अब जैसे हम ही लोग पहले नहीं समझ में आता था, वो कहते थे कि मियाँ मुसलमान, तो मियाँ और असमिया मुसलमान वहां बाकायदा कहा जाता है। असमिया मुसलमान वो है जो वहीं का मुसलमान है, मियाँ मुसलमान वो है जो बाहर से आया हुआ है। ऐसे ही जब वो मुल्ला कह रहे हैं तो वो उसकी बात कर रहे हैं जो रेडिकल बात करता है, जो एक तरह से कहें कि सोसाइटी को आगे ले जाने की बात नहीं करता, वो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे कम चर्चा हो रही है, और एक साथ सारे बयान आ गए तो उसकी चर्चा सबसे कम हो गई, जो भाई साहब बोल रहे हैं कि 2027 तक सब खत्म हो जाएगी, तो हम तो इतने साल रहे, फिर से आ जाएंगे, जनसंख्या बढ़ने वाली है। यही वो खतरा है जिसकी तरफ बार बार किया जाता है, तो फ्रॉड सेकुलरिज्म के नाम पर सब आवरण दे दिया जाता है और फिर तब कहा जाता है कि कौन किसने पहली बात कही। लेकिन ये वाली धारणा, चाहे वो अजमेर की दरगाह पर कोई बोल दे कि हम तो 800 साल शासन किए हैं, चाहे वो यहां कोई बोल दे या देश के दूसरे हिस्से में कोई बोल दे, ये दिखाता है कि लोकतंत्र पर असली खतरा कहां है। और जहां तक रही बात किसी के, चाहे वो नितेश राणे हो, चाहे ओवैसी हो या कोई भी हो, अगर कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून के दायरे में मामला चलना ही चाहिए, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं कहना।